जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 25 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो देखना शुरू किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना, सुझाव देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, आई थिंक 19 या 18 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि इंडिया इनेक्टेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशंस एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस टू, यानी भारत ने जो है जीआई एक्ट जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट जो लागू किया है 1999, वो किस संस्थान के आधार पे किया है, क्या किस संस्थान के नियम के आधार पे किया है। तो ऑप्शन ए है आपको आईएलओ, ऑप्शन बी है आईएमएफ, ऑप्शन सी है यूएनसीटीएडी अंटार्ड या ऑप्शन डी है डब्ल्यूटीओ। इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दो, वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। देखो, टूल किट को लेकर के लगातार न्यूज आ रहा है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए टूल किट क्या है और चर्चा में क्यों आया था। टूल किट जो है चर्चा में इसलिए आया था कि ग्रेटा थर्नबर्ग जो स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता है, जिसका नाम नोबेल के लिए भी प्रस्तावित किया गया था और अभी के डेट में बहुत अच्छा काम कर रही है, खास करके इन्वायरमेंट को लेकर के। तो इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके जो है देश में जो किसान मूवमेंट हो रहा था, किसान मूवमेंट के समर्थन में इन्होंने ट्वीट किया और समर्थन में ट्वीट के साथ उन्होंने क्या किया था कि एक टूल किट को भी ट्वीट कर दिया था। अब ये जो टूल किट ट्वीट किया था और इन्होंने किसान के समर्थन में कुछ बातें लिखी थी, टूल किट भी ये ट्वीट किया था। अब इसको कुछ देर के बाद उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन कई सारे लोगों के पास वो स्क्रीनशॉट आ गया। अब ये जो टूल किट था, इस टूल किट में ये लिखा हुआ था या टूल किट में बाकायदा बताया हुआ था कि किस तरह से सरकार के खिलाफ हमें ट्वीट करना, राइट, क्या हैशटैग का प्रयोग करना है, कैसे कैसे उसका प्रयोग करना है, क्या क्या चीज़ों का प्रयोग करना है, क्या हैशटैग होना चाहिए और क्या क्या ट्वीट होना चाहिए, उसका कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, वो सारा का सारा एक फॉर्मेट था। तो सरकार ने इसको सीरियसली लिया और सरकार ने सीरियसली लेकर पता लगाया कि आखिर इसको बनाया किसने था, राइट। सरकार के खिलाफ जो भ्रम फैलाया जा रहा है टूल किट के माध्यम से, इसको बनाया किसने था, तो पता चला कि इसको दिशा रवि नाम की एक लड़की बनाई थी जो कर्नाटका की थी। तो पुलिस ने बाद में उसको गिरफ्तार किया गया। तो वही चीज़ है, टूल किट बेसिकली ये है कि उसमें दिया रहता है कि क्या क्या आपको ट्वीट करना, कैसे कैसे ट्वीट करना, किस हैशटैग का प्रयोग करना, सरकार के खिलाफ आपको क्या बोलना। तो इस तरह से टूल किट को बनाया गया था, राइट। तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानकारी होना चाहिए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको देश के एक सजग नागरिक के तौर पर पता होना चाहिए। 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के 5,424 मरीज मिले, एक बार देख सकते हैं। खतरनाक हो रहा है यास, कल पहुंचेगा उड़ीसा। तो कल यास तूफान जो है उड़ीसा पहुंचने वाला है और उसको लेकर के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीम तैयार है। तो थोड़ा सा हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि एनडीआरएफ की टीम क्या है और साथ ही साथ बिहार में भी इनफैक्ट येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। तो क्या होता है अलर्ट वगैरह इसके तहत, तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार। देखो, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका जो गठन किया गया था, ये गठन किया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत और ये अधिनियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान में भी अगर कोरोना महामारी में आप देखोगे कि केंद्र सरकार अधिक सशक्त हो गई है, तो वो इसी एक्ट को लेकर के सशक्त हुई है। जैसे महामारी होता है या स्वास्थ्य होता है, वो राज्य सूची का विषय है, बावजूद इसके केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे रही है, तो इसी एक्ट के तहत दे रही है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी अधिनियम 1897, दो एक्ट का प्रयोग करके केंद्र सरकार सशक्त हुई है। तो इसी एक्ट के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। अपनी स्थापना के बाद एनडीआरएफ अपनी कार्यकुशलता से देश तथा विदेश में प्रशंसा प्राप्त की है। हम देखते हैं कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ ने किया है। अब देखो एनडीआरएफ की भूमिका क्या है। सबसे पहले तो मानव और प्राकृतिक आपदा में त्वरित सहायता प्रदान करना, किसी भी तरह का, चाहे वो मानव आपदा हो चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, वहाँ पे सहायता प्रदान करेगा।
राहत बचाव कार्यों में जुटी अलग अलग एजेंसियों के बीच में, जितनी एजेंसी जुटी हुई है जो राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है, उसके बीच कोऑर्डिनेशन करने का काम करेगा। आपदा क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालेगा। राहत सामग्री का वितरण करना होगा। आपदा क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना तथा राहत सामग्री का वितरण करना, ये सारे का सारा एनडीआरएफ का काम है। अब देखो ऑरेंज अलर्ट क्या होता है। ऑरेंज अलर्ट होता है कि वार्निंग पे, ऑरेंज अलर्ट वार्निंग स्टैंड्स फॉर अलर्ट, मतलब अलर्ट पे आप रहिए, आपको इंडिकेट किया जाता है कि आप अलर्ट पे रहिए, राइट। रेड अलर्ट क्या होता है। रेड अलर्ट स्टैंड फॉर वार्निंग एंड आस्क ऑथराइज टू टेक एक्शन। अगर रेड अलर्ट जारी किया जाता है, जैसे उड़ीसा में रेड अलर्ट जारी किया गया है, मान लो जिस एरिया में, वहाँ से जो लोग रहते हैं उस लोग को वहाँ से बाहर निकाल करके किसी सुरक्षित स्थान पर ले जा करके रखिए, राइट। अगर रेड अलर्ट जारी किया गया है तो अथॉरिटी जो है, जो प्राधिकारी है, जो प्रशासन है, वो एक्शन ले। और येलो अलर्ट क्या होता है। येलो अलर्ट अगर साइन किया गया है तो आप सिचुएशन को देखते रहिए, और सिचुएशन जैसे ही क्रिटिकल होगा आप इमीडिएटली एक्शन ले लीजिए, राइट। यानी आप सिचुएशन के लिए तैयार रहिए, और सिचुएशन जैसे ही भयावह होगा उसमें आप एक्शन ले लीजिए। तो बेसिकली ये तीन है, जहाँ पे ऑरेंज में एक अलर्ट जारी किया जाता है, येलो में क्या होता है कि सिचुएशन के लिए तैयार रहिए, सिचुएशन पर अपडेट रखिए आप, और तैयार रहिए। अगर कोई एक्शन लेना होगा तो आप इमीडिएटली एक्शन ले सकें, इसके लिए आप तैयार रहिए। और रेड अलर्ट में क्या होता है कि आप एक्शन लीजिए। बहरहाल यास तूफान का जो नाम दिया है, एक बार याद रखना कि ये जो नाम दिया गया है ओमान के द्वारा दिया गया। देखो यहाँ पे जो है अमेरिका से वैक्सीन पे बात करेंगे जयशंकर, तो हमारे देश के विदेश मंत्री गए हुए हैं अमेरिका, और वहाँ पे पर्टिकुलरली वो बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको एक बार पढ़ना, और इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। फ्रांस ने, मुझे याद है जहाँ तक कि फ्रांस ने एक टैक्स लगाया था, गाफा टैक्स, GAFA। गाफा टैक्स क्या है। गूगल, अमेजॉन, फेसबुक और एप्पल, इस पे टैक्स लगा था, राइट। यानी गूगल टैक्स हुआ, अमेजॉन टैक्स हुआ, फेसबुक टैक्स हुआ और एप्पल टैक्स हुआ। ये चारों कंपनी जाइंट कंपनी है, कई सारी देश की जीडीपी से बड़ी ये कंपनी है, राइट। एक एक कंपनी, गूगल जैसी कंपनी पाकिस्तान जैसे देश के जीडीपी से कहीं ज़्यादा बड़ी कंपनी है। ये चारों कंपनी पाकिस्तान के जीडीपी से बड़ी कंपनी है। तो ऐसे कंडीशन में किसी देश में मोनोपोली ये कंपनी कायम कर सकती है, राइट, अपना नियम थोप सकती हैं। तो इसको लेकर के फ्रांस ने एक टैक्स लगाया था, और इसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ दिया हुआ है कि किस तरह से मनमानी पन कर रही है कंपनी भारत में भी। और भारत इसको लेकर के लगातार कहता है, जैसे फेसबुक को लगातार भारत कह रहा है कि आप एक अपना अधिकारी इंडिया में रखिए, अगर कोई कंटेंट हटवाना होगा तो हम इमीडिएटली उसको बोलेंगे, या कोई सुधार करना होगा, कोई रेक्टिफाई करना होगा, कोई अगर आवेदन प्राप्त करना होगा, या कोई शिकायत अगर कोई करेगा तो उसका इमीडिएटली समाधान वो कर सकें। तो इस तरह से चीज़ें फेसबुक अभी नहीं कर रहा है। तो एक बार देख सकते हैं, इस पर डिटेल से डिस्कस किया जा सकता है, फिर कभी मैं इस पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, एनालिसिस कर दूंगा कि इसका किस तरह से सॉल्यूशन किया जा सकता है। जैसे मान लो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ। यूट्यूब किसकी कंपनी है, तो यूट्यूब कंपनी है आपको गूगल की कंपनी है। क्या भारत खुद अपना यूट्यूब डेवलप नहीं कर सकती है। चाइना ने तो अपना कर दिया है, चाइना के पास अपना यूट्यूब है, अपना फेसबुक है, सब कुछ अपना है। तो भारत को क्यों नहीं इसको इनिशिएट लेकर के भारत को अपना यूट्यूब क्रिएट करना चाहिए, राइट। चलो उस पर बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। हालांकि उतना कंटेंट इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रवासी कामगारों के पंजीकरण की धीमी प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट नाखुश। तो प्रवासी कामगार जो अपने अपने क्षेत्र में आए हुए थे, एक तो प्रवासी कामगार जितने भी है ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो उसका एग्जैक्ट डाटा सरकार के पास नहीं होता। और कोरोना महामारी हो या कोई भी आपदा हो, अगर सरकार के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं होगा कि भाई कितना लोग हैं, तो सरकार उसके लिए एक्शन कैसे लेगी। अगर मान लो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा ही नहीं होगा कि कितना लोग है, कितना लोगों के लिए हमें प्लान बनाना है, कितना लोगों को राहत परियोजना देना है, तो हम उसके लिए एक्शन कैसे लेंगे।
तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट नाखुश है कि जो प्रवासी कामगार है उसका पंजीकरण नहीं हो पाया है। यानी भले ही वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उसको मुख्य धारा में लाइए, उसका पंजीकरण कीजिए। सरकार के पास एग्जैक्टली उसका डाटा होना चाहिए कि कहाँ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, राइट। तो सब डाटा होना चाहिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है। एक बार इसको देखो, ये न्यूज़ लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारत किस तरह से चाह रहा है कि कोरोना का टीका जो है वो पेटेंट फ्री हो, और इसको लेकर के भारत लगातार कोशिश कर रहा है। कल हमने देखा था, कल के पेपर में हमने डिस्कस किया था कि भारत की कई बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई थी। यूरोपीय यूनियन भी भारत के साथ एग्री हो गया था। अगले महीने में WTO की मीटिंग होने वाली है, और देखते हैं उस मीटिंग में क्या आउटपुट निकलता है। तो एक बार इसको देख लेना। देखो, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है मेरे अनुसार उसी को मैं बोलता हूँ देखने के लिए। जैसे यहाँ पे मान लो बाबा रामदेव के बारे में भी न्यूज़ है, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ आपको इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इसको आपको देखना चाहिए। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। गृह मंत्री ने यास से निपटने के लिए राज्यों को बताए उपाय। तो गृह मंत्री लगातार उपाय कर रहे हैं और लगातार राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि किस तरह से यास तूफान जो आने वाले हैं, कल उड़ीसा तट को टकराने वाली है, उससे किस तरह से निपटा जाए। देखो, बिजनेस पे जो न्यूज़ है, ये दो न्यूज़ है, इसको आप लोग देख सकते हैं, इसको भी हालांकि देख सकते हैं। ये तीनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये न्यूज़ पे मैं चलूँगा। इसको लेकर के लगातार मैं डिस्कस कर रहा था कि देश में कुल FDI में करीब 72 अरब डॉलर के साथ सर्वाधिक या सर्वकालिक उच्च स्तर पे जो कोरोना महामारी रही है, कोरोना महामारी कई लोगों के लिए वरदान साबित हुआ, राइट। सबसे अधिक FDI जो है इसी वर्ष आया। देखो, सबसे अधिक जो FDI आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे अधिक कोरोना महामारी के समय में आया है। ये जो डाटा आया है अभी हमारे पास, ये डाटा है 31 मार्च तक का डाटा है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक का डाटा है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक का डाटा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 का डाटा है, राइट। अब देखो, इसमें 82 अरब डॉलर के साथ सर्वाधिक उच्च स्तर पे आया है। और सोचने वाली बात यह है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखना, आपके बुक में भी ये चीज़ मिलेगा कि FDI जो हमारे देश में आता है वो सबसे अधिक आता है सिंगापुर से। एक छोटा सा देश, क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि एक छोटा सा देश, सिंगापुर जैसा देश, सबसे अधिक FDI कैसे आता है, राइट। उसके बाद सेकंड नंबर पे मॉरिशस होता है, तीसरा नंबर पे शायद ब्रिटेन है। तो सबसे अधिक FDI सिंगापुर जैसे छोटे देश से क्यों आता है, ये भी सोचने वाला क्वेश्चन है। और यही कारण है कि सिंगापुर को लेकर के हमारे देश में जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। तो वैसे कंडीशन में इमीडिएटली हमारे देश के विदेश मंत्री ने हस्तक्षेप किया और कहा कि आप जो है सिंगापुर के खिलाफ किसी तरह का कोई स्टेटमेंट ना दें। और साथ ही साथ सिंगापुर को इंश्योर किया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, वो भारत सरकार का स्टेटमेंट नहीं है, राइट। देखो, एक रिपोर्ट आया था UNCTAD अंकटाड का रिपोर्ट आया था, और इसकी रिपोर्ट 2020 में आया था, पिछले वर्ष आया था। और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2019 में सबसे अधिक FDI प्राप्तकर्ता देशों में से भारत 9वां स्थान पे था। 2019 में जो FDI प्राप्त किया था भारत, वो किया था $74 बिलियन, राइट। अभी 2021 का अगर रिपोर्ट आएगा अंकटाड का तो देखेंगे उसमें क्या है। लेकिन 2020 में, 19 में सोचो $74 बिलियन प्राप्त किया FDI, और 2020-21 में भारत ने कुछ कुल 72 अरब डॉलर 82 अरब डॉलर, $82 बिलियन का FDI प्राप्त किया, जो ऑल टाइम हाई है, सर्वाधिक है। अब देखो, 29% सिंगापुर से, यानी सबसे पहला स्थान जो है हमारा सिंगापुर है। 29% जितना FDI प्राप्त हमने किया उसका 29% हमने सिंगापुर से प्राप्त किया।
और जितने भी राज्य ने एफडीआई प्राप्त किया उसमें 37% हिस्सेदारी गुजरात की है, राइट। तो सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है? गुजरात की है। अब देखो, एफडीआई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत मूल देश के निवासी अन्य देश में एक फर्म के उत्पादन, वितरण या अन्य गतिविधि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का दो भाग है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का दो भाग है। एक भाग है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, एक है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कोई कंपनी किसी देश की कंपनी के साथ करता है तो उस कंपनी का जो स्वामित्व होता है, कंपनी का जो स्वामित्व होता है वो ग्रहण करता है एक तरह से, राइट। ऑनरशिप उसको मिलता है। जैसे मान लो फेसबुक ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया था तो फेसबुक रिलायंस की कुछ हिस्सेदारी परचेज किया। लेकिन एफपीआई जो इन्वेस्ट करता है, एफपीआई मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से किसी कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हैं, किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद सकते हैं, डिवेंचर खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप खरीद सकते हैं, शेयर मार्केट इससे जो संबद्ध है एक तरह से। अगर मान लेते हैं बॉन्ड खरीदते हैं या स्टॉक खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो आप आज नहीं खरीदा आपने और कल चाहते हैं आप बेच करके निकल जाए तो आप एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन अगर एफडीआई आप लगाते हैं तो एफडीआई से इमीडिएटली आप नहीं निकल सकते हैं, उसका एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, राइट। तो इसलिए जो भी देश है वो प्रीफर करती है कि कोई भी कंपनी उनके यहाँ अगर इन्वेस्ट करें तो एफडीआई में अधिक इन्वेस्ट करें, क्योंकि एफडीआई में उस देश में जा करके आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ एफडीआई और एफपीआई का क्या कॉन्सेप्ट है बेसिक वो आपको समझ में आया होगा। अब देखो, भारत में एफडीआई आने के दो मार्ग हैं। एक तो ऑटोमेटिक रूट है। ऑटोमेटिक रूट इसमें क्या है कि सरकारी संस्था को या सरकार को आरबीआई से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना परमिशन के जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है गवर्नमेंट रूट। इसमें विदेशी सरकार को सरकार से स्वीकृति लेने की ज़रूरत होती है, कंपनी को सरकार से स्वीकृति लेने की ज़रूरत होती है। तो ऑटोमेटिक रूट में आपको किसी तरह का कोई स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जबकि आपको सरकारी रूट में गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया खाद्य तेल की महंगाई रोकने का निर्देश। एक बार इसको भी देख सकते हैं। अब तो प्राथमिकता में आए स्वास्थ्य। देखो, आज़ादी के बाद दो ऐसा सेक्टर है जिस पर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक तो स्वास्थ्य है, दूसरा है शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों जो कि प्राइमरी बुनियादी चीज़ें हैं उसको लेकर के सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया है। और राइटर का भी कहना है कि आवश्यकता इस बात की है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसको लेकर के ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन कुछ डाटा यहाँ पे दिया हुआ, मुझे लगता है कि वो डाटा अगर आप नोट करेंगे तो मेंस लिखने वक्त आपको ये काम दे सकता है। पहला डाटा ये है कि भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पे 1.7 नर्स हैं। 1000 जनसंख्या पे 1.7 नर्स हैं, राइट। और डॉक्टर रोगी का अनुपात जो है 1:1404 है। 1:1404 है, यानी 1404 पेशेंट पे जो है एक डॉक्टर है। और दूसरी तरफ 1000 जनसंख्या पे 1.7 नर्स है। अब देखो, WHO का कहना है कि 1000 जनसंख्या पे आपके पास एक डॉक्टर होना चाहिए। हालांकि उस मापदंड से हम नीचे हैं वर्तमान में। इसी तरह से मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में प्रति 10,000 लोगों पे केवल 5 हॉस्पिटल बेड उपलब्ध हैं, जो विश्व में सबसे कम है। 10,000 लोगों पे सिर्फ 5 बेड हैं हॉस्पिटल बेड, जो विश्व में सबसे कम है। और यहाँ पे इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें कुछ डाटा दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, जो 5वीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुई है, उसके अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र आयु के जो बच्चे हैं, मरने वाले बच्चे जो 5 वर्ष से कम उम्र आयु में मर जाते हैं, उसका प्रतिशत SC कम्युनिटी में 55.9 है, ST में 57.2 है, OBC में 50.9 है, उच्च वर्ग में 38.5 है। ये तो वर्ग के आधार पे हो गया, ये तो कास्ट के आधार पे हो गया। लेकिन आय के आधार पे देखोगे तो निम्न आय वर्ग में 71.7 मृत्यु दर है। सोचो, काफ़ी हाई है। और सबसे ऊपरी आय वर्ग में 26.6
मृत्यु दर है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे मरते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ें दिया हुआ है, एक बार इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, एग्जाम में ये काम दे सकता है मेंस लिखने में। जैविक युद्ध का हिस्सा तो नहीं कोरोना। देखो विश्व में चर्चा हो रहा, भारत में उस तरह से चर्चा नहीं हो रहा। क्या कोरोना वायरस एक जैविक वायरस था? क्या कोरोना वायरस एक बायो वेपन था जिसका चीन ने उपयोग किया है? और अगर आप इसको देखो तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था निगेटिव में गई है, चीन की अर्थव्यवस्था पॉजिटिव में रह गई। चीन ने ग्रो किया, कोरोना वायरस के समय में चीन का अर्थव्यवस्था ग्रो किया है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डाउन है। तो क्या चीन विश्व में अपने प्रभुत्व को कायम करने के लिए जैविक हथियार के रूप में कोरोना का प्रयोग कर रहा है? तो इस बात की सत्यापन होती है। इस बात को लेकर के कई सारे थ्योरीज हैं और कई सारी थ्योरीज इस बात को सत्य स्थापित करते हैं। देखो ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने इस ओर इशारा किया है कि जो हम झेल रहे हैं कोरोना वायरस के समय में, ये एक जैविक युद्ध है। हालांकि उन्होंने चीन का स्पष्ट नाम नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा इसी ओर था कि जैविक युद्ध है और जैविक युद्ध को हम झेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने साबित किया है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने अपनी रिसर्च में साबित किया है कि चीन वर्षों से जैविक युद्ध की तैयारी कर रहा था। 2007 वगैरह से ये जैविक युद्ध की तैयारी कर रहा था और जैविक युद्ध में कोरोना इसी जैविक युद्ध का हिस्सा है। और इस तरह से कई काम चीन कर रहा है। चीन को अगर नहीं रोका गया, मैं फिर बोलता हूँ आपसे कि चीन को अगर नहीं रोका गया तो पूरे विश्व के लिए चीन अभिशाप बन सकता है। कई काम चीन इस तरह से कर रहा है जो लीगल नहीं है, लेकिन चीन कर रहा है। देखो 3 तरह का हथियार होता है। एक हथियार होता है आपको परमाणु हथियार होता है, दूसरा होता है रासायनिक हथियार होता है केमिकल वेपन, और तीसरा होता है बायो वेपन। हमारे पास परमाणु हथियार है, हमारे पास केमिकल वेपन भी था, लेकिन हमने उसे नष्ट कर दिया। हमने अपना केमिकल वेपन डिस्ट्रॉय कर दिया, एक संधि में साइन किया, हमने अपना केमिकल वेपन डिस्ट्रॉय किया और बायो वेपन हमने नहीं बनाया। तो हमारे पास सिर्फ परमाणु हथियार है। और आपको आश्चर्य होगा कि परमाणु हथियार की संख्या हमारे देश में जो है पाकिस्तान से भी कम है। पाकिस्तान के पास जितना परमाणु हथियार है उससे भी कम हमारे देश में परमाणु हथियार है। अब देखो आखिर जैविक युद्ध क्या होता है? जैविक युद्ध होता है कि विषाणु या जीवाणु के साथ नई तकनीक के सहायता से हमला किया जाता है जो अन्य हथियारों से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। कोरोना के समय में हमने देख लिया कि इस तरह का चीज़ें उपयोग हुआ। और सोच कर देखो, मान लो भारत में जितना भी फसल चल रहा, उस फसल पे अगर जैविक हथियार का उपयोग किया जाए तो हो सकता है कि ऐसा वायरस बनाया जाए जिससे जो फसल है वो सारा का सारा फसल नष्ट हो जाए, तो पूरा पूरा देश अकाल के कंडीशन में आ जाएगा। हो सकता है लोगों का जीन चेंज कर दिया जाए, राइट, एक ऐसा वायरस बना दिया जाए जो लोगों की सोचने की क्षमता को चेंज कर दें, पूरी लोगों को पूरी तरह से चेंज कर दें। तो कुछ भी किया जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि विश्व के देश मिलके चाइना पे एक्शन ले, चाइना से बात करें और उस पर एक्शन लें। जैविक हथियार को हालांकि रोकने के लिए जो 1925 में जेनेवा कन्वेंशन हुआ था उसमें इनिशियल बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन उसको लेकर के 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ था और 25 मार्च 1975 को 22 देशों के द्वारा हस्ताक्षर करके ये योजना क्रियान्वित हुआ। भारत जो है इसका सदस्य बना 1973 से और आज 183 देश जो है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन में शामिल हैं, यानी वो अपने यहाँ बायो वेपन नहीं बना सकते हैं। चीन इसका सदस्य है, बावजूद इसके वो अपने यहाँ बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है। तो निश्चित तौर पे ये जो देश हैं बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के जो देश हैं ये मिल के चीन पे एक्शन ले। इसको एक बार पढ़ना, इसी अच्छा है, न्यूज़ अच्छा है, एक बार पढ़ना ज़रूर। देखो ये भी उसी का एक पार्ट है, तो इसको भी एक बार देख लेना, आप लोग पढ़ लेना एक बार, ठीक है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइक्रोवेव से हमला। अमेरिकी राजनयिक के दिमाग पे हो रहे हैं माइक्रोवेव से हमला, इसको लेकर के न्यूज़ आया हुआ है। और अमेरिका का सख्त कहना है कि अगर ये साबित होता है तो निश्चित तौर पे अमेरिका एक्शन लेगा। माइक्रोवेव से अगर हमला होता है तो क्या होता है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो लद्दाख में जो गतिरोध की स्थिति बनी थी, तो हमने सुना था कि चीन ने भारत के सैनिकों पे भी माइक्रोवेव से हमला किया, राइट। तो इसलिए भी माइक्रोवेव को जानना आपको ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि
जिन लोगों पे ये हमला हुआ है उसमें सिर दर्द और चक्कर आने की बात डॉक्टरों ने कही है। कुछ हमले से पहले से ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई देता है, यानी सिर दर्द करने लगता है, चक्कर आने लगता है, राइट। और आपके सर में काफ़ी तेज आवाज़ सुनाई देगी, इसे कहा गया माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से हमला। तो ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा आर्टिकल मैंने भी पढ़ा था कि भारत के जो सैनिक थे जो लद्दाख में हैं, उस सैनिक पे भी माइक्रोवेव से हमला किया गया था। तो अमेरिका का कहना है कि अगर ये साबित होता है और ये भी साबित हो जाता है कि कौन देश ने हमला किया है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। एक बार इसको देख लेना, आप लोग पढ़ लेना। ये भी एडिटोरियल जो हमने डिस्कस किया है कि उसी एडिटोरियल पे आधारित है। चीन में कोरोना फैलने से माह भर पहले बीमार हुए थे 3 शोधकर्ता। जो शोधकर्ता लगे हुए थे कोरोना वायरस की जांच वगैरह के लिए, या उस लेबोरेटरी में लगे हुए थे जो वुहान में लेबोरेटरी थी, उसमें 3 शोधकर्ता बीमार हुए थे। तो एक बार इसको देख लेना। पाक चाहता भारत से रिश्ता तोड़ ले अफगानिस्तान। निश्चित तौर पे, हालांकि अफगानिस्तान के साथ हमने डिटेल से डिस्कस नहीं किया है, एडिटोरियल एक अलग से वीडियो ला करके मैं डिस्कस कर दूंगा। इंडिया, पाकिस्तान, तालिबान और अफगानिस्तान, ये चारों को कंबाइन रूप से समझने की ज़रूरत है। और अफगानिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं हामिद करजई, काफ़ी समय तक अफगानिस्तान के ये राष्ट्रपति रहे हैं, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत से रिश्ता तोड़ ले अफगानिस्तान। निश्चित तौर पर पाकिस्तान तो ऐसा चाहेगा ही, राइट। एक बार इसको देख लेना आप लोग। सीपेक परियोजना कश्मीर पे हमला, कश्मीर पे हमारा रुख पूर्वक चीन। तो सीपेक परियोजना जो है, चीन ने सोमवार को एक बार फिर सीपेक परियोजना को सफाई दी है। उन्होंने कहा कि एक आर्थिक परियोजना है, हम इसको रोकेंगे नहीं, इसका कश्मीर से कोई वास्ता नहीं है। और कश्मीर जो है भारत पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय मामला है और उसका निपटान बातचीत के जरिए होना चाहिए। तो ये पक्ष है चीन का कि कश्मीर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय मामला है, उसका सॉल्व किया जाना चाहिए, लेकिन सीपेक को रोकने की बात नहीं करता। और सीपेक का लगातार हम क्यों विरोध करते हैं, एक फोटो में दिखाता हूँ, वहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। देखो ये कासगढ़ है, कासगढ़ जो है चीन का पार्ट है, और ये देखो ग्वादर, राइट। तो ये जो सीपेक परियोजना है ये कासगढ़ से लेकर के ग्वादर को कनेक्ट करेगा। और ये जो पार्ट है ये गिलगिट बाल्टिस्तान के आसपास का पार्ट है, ये पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहाँ से ये क्रॉस कर रहा है। आप देख रहे होगे ये पीओके के से क्रॉस कर रहा है। हमें आपत्ति है इसको लेकर के, हमें आपत्ति है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है सीपेक परियोजना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये गुजर रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए हमें आपत्ति है कि आप हमारे क्षेत्र से गुजर रहे हैं और हमसे बिना पूछे हुए आप गुजर रहे हैं, हमारे बिना सहमति के आप गुजर रहे हैं। इसलिए हम हमेशा आपत्ति करते हैं सीपेक परियोजना पे। ओके, इतना ही न्यूज़ था हमारे पास, चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो, द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 जो हम इम्प्लीमेंट किए हैं वो WTO के तहत किए हैं। WTO का एक समझौता था, ट्रिप्स समझौता, TRIPS, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसी के तहत एक पार्ट है जोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसके तहत हम किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की किसी वस्तु को GI टैग देते हैं। उसके साथ ही साथ इसी का पार्ट है जो वर्तमान में मुद्दा चल रहा है, कोरोना को जो पेटेंट फ्री करना है, ये इसी का पार्ट है, ट्रिप्स समझौता का ही पार्ट है। और ट्रिप्स समझौता है WTO का एक बहुत फेमस समझौता। तो इसका आंसर ऑप्शन D हो गया। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।